AOD का one of the most important part, the cost and the revenue function. Most importantly, the marginal cost and the marginal revenue. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो हर एक चीज को कवर करूंगा। क्या होता है कॉस्ट फंक्शन, क्या होता है रेवेन्यू फंक्शन, एंड मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, हर एक चीज के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं भाई, जाके देख लो, जरूरी है। शुरू करते हैं विथ द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन से। क्या होता है कॉस्ट फंक्शन, सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं। देखो, आप कभी भी एक कंपनी में काम करते हो या कंपनी क्रिएट करते हो, तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में घूमती है कि सेटअप का क्या खर्चा आने वाला है। अब ये जो सेटअप का आप खर्चा करोगे किसी भी काम को करने के लिए, वो वन टाइम फिक्स कॉस्ट होती है, जिसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है? ये वन टाइम का, कह सकते हो ये वन टाइम कॉस्ट होता है। तो ये हो गया आपका वन टाइम कॉस्ट। इसके बाद आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, जो आप पर यूनिट प्रोडक्ट को बनाने में खर्च करते हो। भाई रॉ मटेरियल तो लगेंगे, एक बार आपने मशीनरी सेट कर दी तो फिक्स कॉस्ट में मशीनरी आ जाती है, जितने भी ओवरहेड्स आते हैं सारे के सारे फिक्स कॉस्ट में आते हैं। उसके बाद जितने भी आप यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हो, आइटम्स प्रोड्यूस करते हो, उसका जो रॉ मटेरियल लगता है उसका भी तो खर्चा होता है, वो पर यूनिट के हिसाब से आपकी कॉस्ट बनती है, उसी को आप कहते हो वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दो तरीके की कॉस्ट होती हैं, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती हैं। इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन। जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतनी ज्यादा वो कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो ये हो जाता है फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन इन्हीं का सम होता है। जो आपकी टोटल कॉस्ट आती है, दैट इज द फिक्स कॉस्ट प्लस द वेरिएबल कॉस्ट। अब ये वेरिएबल कॉस्ट हम फंक्शन में लिखते हैं फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि फिक्स नंबर होता है जनरली, उसको ऐसे लिख देते हैं एज अ कांस्टेंट। तो इसको हम कह सकते हैं द कॉस्ट फंक्शन। ये आपका कॉस्ट फंक्शन होता है, इक्वल्स टू द फिक्स्ड कॉस्ट, इसको एफ सी ही लिख देते हैं, प्लस द वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन, तो वी एक्स लिख देते हैं। वी का मतलब यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन है और कुछ भी नहीं। एक तरीके से इसको और लिखा जाता है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट। जितने भी टाइप की फिक्स कॉस्ट हो गई उसी के अंदर वो जुड़ जाएंगी। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज टी एफ सी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा वो फिक्स कॉस्ट में आएगा, जो पर यूनिट प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा वो वेरिएबल कॉस्ट में आता है। हमें बेसिकली इस फॉर्मूले की सबसे ज्यादा जरूरत है। दिस फॉर्मूला इज नीडेड फॉर आवर फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन को ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, बस आपको समझना है फिक्स्ड वेरिएबल में डिफाइंड होता है, फिक्स वन टाइम चार्ज है, और वेरिएबल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे डिपेंड करता है। अब इसके ग्राफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या होता है टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ? बहुत ही सिंपल सा है। देखो कैसे इसको आपको बनाना है। एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, ये आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, ये कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं एक्स यूनिट्स में, यहाँ पे आउटपुट है कितने आप आइटम्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, और ये है आपका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ये इधर आप बताएगा तो आपका टोटल कॉस्ट क्या आएगा या कॉस्टिंग कितनी आएगी, प्राइस बता दो, जो भी कह सकते हो। अब यहाँ पे ये चीज याद रखो कि जो भी फिक्स कॉस्ट है, चाहे आप एक आइटम बनाओ या अनेक आइटम बनाओ, फिक्स कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो लाल वाली मैंने लाइन बनाई, इस लाइन को ही हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। ये वाली लाइन होती है फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो पर आइटम प्रोड्यूस पे डिपेंड करती है। तो आपने अगर 0 आइटम्स प्रोड्यूस किए, सोचो इसको बहुत ध्यान से, कैसे आप ग्राफ बनाना सीख सकते हो। ओके, जो ये फिक्स कॉस्ट है हमेशा एक कांस्टेंट गया। अब आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट लगना शुरू होती है वो पहले प्रोडक्ट से लगती है। आप कभी भी फ्रैक्शनल प्रोडक्ट तो बनाओगे नहीं, एंड अगर आपने 0 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कुछ भी नहीं बनाया, तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या है? अगर आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया तो यही आपकी टोटल कॉस्ट है। जो फिक्स कॉस्ट आपकी लगी है वही आपका टोटल कॉस्ट है। इस तरीके से होगा। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसकी कॉस्ट लगना शुरू हुई, पहले यूनिट पे कोई कॉस्ट नहीं, 0 लगी, दूसरे यूनिट पे कुछ कॉस्ट लगेगी, तो ये ऊपर बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाऊं, वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कैसा भी हो सकता है। एक एग्जांपल के लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ले लेते हैं,
मान लीजिए ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे एक और ग्राफ बनाते हैं, ऑरेंज कलर ले लेते हैं, जो ग्राफ इस लाइन के पैरेलल जाएगा। दिस ग्राफ विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं थी वेरिएबल, सिर्फ फिक्स कॉस्ट थी, तो ये फिक्स आउटपुट आया। यहाँ पे जब एक यूनिट प्रोड्यूस हुआ है तो फिक्स कॉस्ट मिलके टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो गई। अब इसको थोड़ा सा और ऐसे बना लेते हैं, इसको भी एंड इसको भी। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट हो गई। ये वाली लाइन बताती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये वाली लाइन बताती है टोटल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो ये ग्राफ याद रखना, आपके काफी ज्यादा काम आएगा। हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से ऐसे पैरेलल होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। अब इसके बाद इन्होंने बोला फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन आइटम द फिक्स कॉस्ट इज 50-6500। तो जितनी चीजें क्वेश्चन में दी है उसको लिख लो। जो फिक्स कॉस्ट है वो 6500 रुपीज है एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट, यानी कि ये वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है, 12.5 रुपीज अगर आप एक यूनिट बनाओगे, 25 रुपीज अगर आप 2 यूनिट बनाओगे, इसको डबल कर देंगे ना, एंड 37.5 अगर आप 3 यूनिट बनाओगे। तो हम यहाँ पे हर एक के लिए तो लिखेंगे नहीं, तो वी राइट एक्स। एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हमसे पहले बोला है कि व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन, ड्रॉ ग्राफ क्लियरली इंडिकेटिंग टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया। उसके बाद बोला गया है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 75 आइटम्स। तो सबसे पहले तो आप टोटल कॉस्ट फंक्शन बनाओगे, जो होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, द कॉस्ट फंक्शन इन एक्स। कॉस्ट फंक्शन इन एक्स इज व्हाटएवर द फिक्स्ड कॉस्ट इज प्लस जो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई, जो है 12.5x। ये होता है आपका कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन आसान था, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद इन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 75 आइटम्स। तो आपको कॉस्ट फंक्शन में सिर्फ 75 इनपुट करना था और इधर निकाल लेना है 6500 प्लस 12.5 इनटू में x की जगह पे आपका इधर आएगा 75। ये आ जाएगा 6500 प्लस 937.5 और इनको जब आप ऐड कर लोगे तो आपको मिलेगा 7437.5। तो ये आता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 75 आइटम्स। सिंपल है ना, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लगेगा, बाकी इतनी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। तो ये बात हो गई टोटल कॉस्ट फंक्शन की, जहां पे हम फिक्स कॉस्ट में कोई भी आइटम की कॉस्ट अलग से नहीं जोड़ते, वेरिएबल कॉस्ट में पर आइटम पे चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये कॉस्ट फंक्शन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एक फैक्ट्री सेटअप करी, उस फैक्ट्री में लगे 100 रुपए सेटअप करने के, और आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रन करता है 10 रुपीज पर यूनिट। तो 10x रुपीज ना, 10x ले लो, वेरिएबल क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो अगर आप कॉस्ट फंक्शन इसका बनाओगे तो आपको मिलेगा फिक्स कॉस्ट प्लस द वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल दे रहा हूं खाली और कुछ नहीं। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 आइटम्स को प्रोड्यूस किया, 10 आइटम्स को आपने जो प्रोड्यूस किया वो आपको पड़ा 100 प्लस 10 इंटू 10 100, टोटल पड़ गया आपको यहाँ पे 200 रुपीज का आइटम। तो पर आइटम जो कॉस्ट आई वो कितनी आई, ये तो टोटल कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग 10 आइटम्स। ठीक है, तो यहां पे देखोगे 10 आइटम्स का प्रोडक्शन है 200 रुपए में। अगर मुझे पर आइटम निकालना है तो पर आइटम कॉस्ट क्या होगी, पर आइटम कॉस्ट, या कॉस्ट पर आइटम बोल लो, तो 200 रुपए पर आइटम 10 से डिवाइड कर दिया तो 20 रुपए आई। तो जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है वो 20 रुपए पड़ रही है। लेकिन उसी जगह पे अगर कॉस्ट फंक्शन देखो नहीं बदलेगा, कॉस्ट में आपको 100 ही रुपए फिक्स लगा है और 10x आपका डेवलपमेंट होना है इधर। अब अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे 20 आइटम्स का प्रोडक्शन किया तो आपको मिलेगा 100 प्लस 200, 20 रखा तो 200, टोटल 300 आ गए। तो यहाँ पे जो कॉस्ट पर आइटम आएगा आपका वो आ जाएगा 300, और आपका जो प्रोडक्ट्स हैं वो 20 प्रोडक्ट्स हैं तो 15 रुपए आएगा। तो एक चीज नोटिस करी, आपका फिक्स कॉस्ट नहीं बदला, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं बदला, लेकिन जितने भी आपने आइटम्स को प्रोड्यूस किया तो उसने एवरेज कॉस्ट को अपने अंदर ले लिया, तो सस्ता हो गया, ओवरऑल पर आइटम कॉस्ट हमारी कम हो गई। इसीलिए आपने सुना होगा जब मास प्रोडक्शन होता है चीजें सस्ती पड़ती हैं, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है उसमें अब्सॉर्ब हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये कॉस्ट पर आइटम इसीलिए। अब ये जो कॉस्ट पर आइटम होता है इसी को आप कहते हो
एवरेज कॉस्ट फंक्शन, इसको एज अ एवरेज कॉस्ट फंक्शन लेते हैं और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं द कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स। एंड प्लीज फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स इस एक्स से इस एक्स को मत काटना, वो फंक्शन बता रहा है और यहाँ पे हम नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो जो एवरेज कॉस्ट है वो होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स। ये इंट्यूटिवली भी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो ये इस तरीके से आपका एवरेज कॉस्ट निकल के आता है। तो अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा था आपको उसमें भी हमको एवरेज कॉस्ट निकालनी है। उन्होंने बोला व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम्स। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, ये पहला पार्ट था, अब सॉरी दूसरा पार्ट था, आपको निकालना है तीसरे पार्ट में व्हाट इज द कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 400 आइटम्स। तो पहले तो कॉस्ट निकाल लो 400 आइटम्स की, तो ये हो जाएगा 6500 प्लस 12.5 इंटू 400, इसको हम कहते हैं द टोटल कॉस्ट फंक्शन। लेकिन हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, हमें एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो एवरेज कॉस्ट निकालना होता है तो इस पूरे की कॉस्ट ले लो। अब देखो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा, उसका रीजन है 12.5 इंटू 400 और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम विच इज जस्ट 400। तो अगर आप देखो यहाँ पे 400 आपने मल्टीप्लाई करके ऐड किया होता, फिर उसको डिवाइड करना पड़ता, तो यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा मेहनत आपकी बच जाएगी। तो यू जस्ट हैव व्हाट यू हैव टू डू इज कि 6500 अपॉन 400 अलग ले लो, प्लस में 12.5 इंटू 400 अपॉन 400 अलग ले लो। एनीथिंग सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द डिनोमिनेटर। इस 400 से ये 400 पूरा कटेगा, इससे दो जीरो कटेंगे, लेकिन 4 1 जा और 25 मतलब 16.25 ऐसा आ जाएगा। 16.25 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे आपको मिलेगा 28.75 रुपीज। ये आ रही है आपकी एवरेज कॉस्ट। तो हर एक आइटम को प्रोड्यूस करने में मुझे कितना लगा, 28.75 रुपीज लगा। क्या ये बात क्लियर है? आसानी से समझ में आ गया? आपको नंबर ऑफ आइटम से खाली डिवाइड करना था, तो सिंप्लीफाई मत करो, डिवाइड करो, उसके बाद ऐड करो, वो ज्यादा बेटर पड़ेगा एवरेज कॉस्ट केस में। तो ये तीन पार्ट्स का आपने आंसर इस तरीके से निकाल लिया। अब इसके बाद देखो कई तरीके के क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही ऐसा है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। इन्होंने बोला है द कॉस्ट फंक्शन फॉर अ सर्टेन कमोडिटी इज दिस। यहाँ पे आपको एक कॉस्ट फंक्शन दिया रहेगा इस तरीके से, राइट डाउन द टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो जो टोटल कॉस्ट है वो तो ये कॉस्ट फंक्शन है और 3 यूनिट्स के बारे में बात कर रहा है, तो हम पहले अलग अलग कर लेते हैं। अगर सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, जो लगनी ही लगनी है, अगर आप आइटम प्रोड्यूस करो या ना करो, वो हमेशा तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये फिक्स कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट की आप बात करोगे तो जो कांस्टेंट नहीं है उसको हटा के सब कुछ हो जाएगा 3x माइनस 1/3x², दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हो गया। कॉस्ट फंक्शन तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ पे है 12 प्लस 3x माइनस 1/3x²। और एवरेज कॉस्ट फंक्शन भी आप निकाल सकते हो बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट फंक्शन बाय x। तो यहाँ पे वैल्यू रखना पहले 12 प्लस 3x माइनस 1/3x² डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ से जो एवरेज कॉस्ट फंक्शन आपका निकल के आएगा दैट वुड बी 12/x प्लस 3 एंड माइनस में 1/3x। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। ये एवरेज कॉस्ट फंक्शन हो गया, कॉस्ट फंक्शन, वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू पुट x इन फ्रंट ऑफ एवरीथिंग। तो व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, इसका जो फिक्स कॉस्ट है वो नहीं चेंज हो रहा है, फिक्स कॉस्ट अभी भी 12 ही रुपए रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट जो होगा आप अलग अलग करके लिख लो, 3 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर, यहां से ये कट जाएगा तो 9 माइनस 3 होगा विच इज 6 रुपीज। तो जो टोटल कॉस्ट फंक्शन आएगा वो 18 रुपीज आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके आप 18 रुपीज लिख सकते हो। तो जो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, आप यहाँ पे चाहे पे 3 रख दो एवरेज कॉस्ट फंक्शन पे, या उसको 3 से डिवाइड कर दो, आपको एग्जैक्टली 6 रुपीज मिल जाएगा। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, ये हो गया एवरेज कॉस्ट। इसी के बेस पर हमने एक्स की जगह क्या रखा, 3 रखा। नहीं भी रखोगे तभी सेम ही आंसर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आएगा 12/4 12/3 4 प्लस 3 टोटल कॉस्ट फंक्शन। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो एवरेज कॉस्ट ऐसे आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं डिमांड फंक्शन पे। तो डिमांड फंक्शन एज द नेम सजेस्ट, देखो जिस चीज की जितनी डिमांड होती है उतना प्राइस बढ़ता है। तो डिमांड फंक्शन यहाँ पे जो आपकी बुक में है
वो सिंपल सा ये समझो कि क्या होता है प्राइस पर यूनिट। डिमांड फंक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है, प्राइस पर यूनिट। इतना आपको बस यहां पे समझना है। इट इज डेनोटेड बाय स्मॉल p। इसको स्मॉल p से हम डिनोट करते हैं। एंड इट इज अ फंक्शन, इट इज जनरली, ये जनरली क्या होता है, अ फंक्शन इन x। अब ये फंक्शन इन x क्यों होता है? जब प्राइस पर यूनिट है तो फंक्शन इन x लिखने का क्या मतलब है? सोचो, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, उतना कम उसका प्राइस आप ऑफर कर सकते हो। तो इस तरीके से नंबर ऑफ यूनिट्स पे प्राइस डिपेंड कर सकता है। इट इज जनरली अ फंक्शन इन x, बट इट कैन ऑल्सो बी अ सेम नंबर, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। तो डिमांड फंक्शन बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? द टोटल अमाउंट you get after selling all articles या items। ठीक है, टोटल अमाउंट दैट यू गेट आफ्टर सेलिंग ऑल आइटम्स। अब यहां पे एक जनरल नोशन है, या कह सकते हो एक अजम्पशन है। अजम्पशन ये कहता है कि आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जितने भी आपने प्रोड्यूस किया है, इट इज अज्यूम दैट, यहां लिख लेते हैं, इट इज अज्यूम्ड दैट all the products which are produced और मैन्युफैक्चर्ड आर सोल्ड। कुछ बचता नहीं है, जितनी भी इन्वेंट्री आप बनाते हो सब बेच देते हो। इस चैप्टर में यही अजम्पशन लेके चलना है। इट इज डेनोटेड बाय कैपिटल आर एक्स, और इसको हम लिखते हैं द डिमांड फंक्शन इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। यहां पे P बता रहा है डिमांड फंक्शन, यानी कि प्राइस पर यूनिट, और X बता रहा है नंबर ऑफ आइटम्स। जितने आइटम्स आपने बेचे और जितने के बेचे वो आपका बन जाता है रेवेन्यू फंक्शन। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, रेवेन्यू जो पैसा आता है, कॉस्ट जो पैसा जाता है, जो आपका खर्चा होता है। तो ये होता है रेवेन्यू कॉस्ट का मतलब। अब जो इन दोनों के बीच में बच जाए, अगर आपने ज्यादा बेच दिया, सामान ज्यादा में बेचा और खर्चा कम लगा, तो जो बचा उसको कहते हैं प्रॉफिट फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल px। यहां पे कैपिटल P का यूज होता है, एंड कैपिटल px जो होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट फंक्शन। जो भी रेवेन्यू कॉस्ट का डिफरेंस होगा उसी को हम यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यही है प्रॉफिट फंक्शन और कुछ भी नहीं। द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट फंक्शन, दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन। इसके बाद आता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, या जस्ट प्रॉफिट होना शुरू होने वाला हो, उस पॉइंट को हम यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ब्रेक इवन क्या होता है? अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट और लॉस। ना इसमें प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। दैट इज कैपिटल px इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहां पे प्रॉफिट 0 होगा फॉर दैट द वैल्यू ऑफ x, अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट और लॉस इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट, और इसमें जो कैपिटल px है वो 0 होता है। और यू कैन से कि जो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है वो 0 होता है। और इससे हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि जो रेवेन्यू आप कमा रहे हो, जो खर्चा कर रहे हो, वो दोनों बराबर है। तो ब्रेक इवन का मतलब ये होता है योर रेवेन्यू इज इक्वल टू योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट्स हमें यहाँ पे निकालने होते हैं। अभी आगे क्वेश्चन से आपको वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अलग अलग क्यों करना है जब एक साथ कर सकते हैं। अ पब्लिशिंग हाउस फाइंड्स दैट द कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ईच बुक इज 30 रुपीज एंड द फिक्स कॉस्ट आर 15,000। तो पर बुक पे उसको 30 रुपए देने ही देने हैं, और फिक्स कॉस्ट 15,000 जो भी उसका रेंट होगा या बनाने का खर्चा होगा वो देना ही देना है, और हर बुक को रखने के 30 रुपीज लग रहे हैं। तो कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा 1500 जो फिक्स कॉस्ट थी प्लस 30x इफ ईच बुक कैन बी सोल्ड फॉर 45। वही है ना, प्राइस पर यूनिट कितना होगा। तो इससे आप रेवेन्यू फंक्शन निकालोगे। रेवेन्यू फंक्शन होता है the price per unit and the number of articles that you sold. Then determine the cost function and the revenue function। जो पहले के दो पार्ट हमने देख के ही कर लिए, ऐसे ही आपको भी करना है, कोई ज्यादा इसमें
तामझाम नहीं है। फिर आता है द ब्रेक इवन पॉइंट। तीसरे पार्ट के लिए आपको बताना है द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे रेवेन्यू फंक्शन कॉस्ट फंक्शन के बराबर हो जाए। रेवेन्यू फंक्शन 45x था, कॉस्ट फंक्शन था 30x प्लस 15,000। तो यहां से आ जाएगा 15x, इसको इधर माइनस कर दिया, इक्वल्स टू 15,000। तो x इज इक्वल्स टू 1,000 एंड यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 1,000 बुक्स आप जब बेच लोगे तब आपका प्रॉफिट होना शुरू होगा। तब तक नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं लॉस होगा, लेकिन द पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, यू आर जस्ट गेटिंग इनटू द प्रॉफिट पॉइंट, तो वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। उससे पहले लॉस होगा। आपने एक बुक बेची 45 रुपीज में, आपका खर्चा कितना आया 15030, जस्ट इमेजिन 45 में बेच रहे हो। तो इसीलिए 1000 बुक्स आप बेचोगे तब आप उस पॉइंट पे पहुंचोगे जहां आप ये बोल सकते हो ठीक है ना मेरा मुनाफा हो रहा है ना मेरा नुकसान हो रहा है। तो ये होता है कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन एंड द ब्रेक इवन पॉइंट। जनरली आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, बस समझना है। A television manufacturer finds that a total cost production and marketing x number of, तो यहाँ पे उसने प्रोडक्शन का मार्केटिंग का सारा कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 8400, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपको रेवेन्यू फंक्शन निकालना है सिर्फ, और 8400 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है, और आप ऐसे एक्स यूनिट्स बेचने वाले हो। तो आपका जो रेवेन्यू फंक्शन होगा फॉर ब्रेक इवन, ऐसे लिख लेना, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट the revenue function is equal to the cost function. So 8400x is equals to 300x square plus 4200x plus 13,500, ये मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो इधर जीरो बचेगा, तो मिल जाएगा 300x का स्क्वायर माइनस का 4200x एंड प्लस में 13500। What I'm going to do, I'm going to divide it by 300, dividing both sides by 300। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कर सकते हैं। अब इधर आ जाएगा 300 से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 300 से डिवाइड किया तो 14 आएगा, 300 से डिवाइड किया तो 14x आएगा, और इसको तुमने 300 से डिवाइड किया तो 45 आएगा, प्लस का 45 इज इक्वल्स टू 0। सी दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। बढ़िया सा 300 से डिवाइड करके आ गया, इसको क्या किया डिवाइड बाय 300 किया। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 300 किया है तब ये नंबर बना, इसको 300 से डिवाइड करके लिख दिया। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 बनता है इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको x माइनस 9 और x माइनस 5 का फैक्टर मिल जाएगा। तो x इक्वल्स टू 5 और 9 दोनों ही आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। अब दो ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? देखो जैसे आपने 5 रखा, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। हो सकता है छठे यूनिट पे कुछ लॉस हो रहा हो, ये भी हो सकता है, फिर 9th पॉइंट के बाद आपको फिर प्रॉफिट होने लगता है। तो ये होते हैं, इसीलिए दो ब्रेक इवन पॉइंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। या हो सकता है 5 और 9 के बीच में ही प्रॉफिट हो रहा हो, 9 के बाद लॉस है, 5 से पहले लॉस है, ये भी पॉसिबिलिटी एक होती है। समझ रहे हो, ये 5 यूनिट से पहले से प्रॉफिट है, उसके बाद लॉस है, बट 5 से पहले तो प्रॉफिट हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने एक यूनिट भी बेचा तो 8400 ही कमाओगे, बल्कि कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। तो 5 से पहले प्रॉफिट के चांसेस नहीं है, 5 के बाद प्रॉफिट होगा, 9 के बाद लॉस होगा प्रॉफिट, वो तुम एक बार देख लेना क्या बनता है, जहां तक लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे दो, तुम्हें सिर्फ ये आंसर लिखना है और कुछ नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुमको बस बोलना है 5 और 9 इज माई आंसर एंड दैट्स इट, खत्म बात। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट। देखो भाई, अब ना क्वेश्चन खुद से करना शुरू करो, इतने कर लिए, एग्जाम्पल देख लिए, अब पहले खुद ट्राई करो, देन सोल्यूशन देखो। सबसे पहला है कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 10 रुपीज पर यूनिट। तो रेवेन्यू फंक्शन आपको देखो सीधा मिल जाएगा। रेवेन्यू फंक्शन इज 10x, फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज 35,000। तो फिक्स कॉस्ट आपको 35 के दिया है, 35,000, एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू रन 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। एंड जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, वेरिएबल कॉस्ट उसका 30% होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट इज 30% ऑफ रेवेन्यू फंक्शन, बस ऐसा लिख देने का, यानी कि 30% ऑफ 10x जो होता है 3x। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 3x हो गया। तो कॉस्ट फंक्शन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें आपको बस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट लिखना है इन एनी ऑर्डर, तो आपको ये मिल जाएगा कॉस्ट फंक्शन। तो हमने ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स द कंपनी मस्ट सेल टू कवर द फिक्स कॉस्ट।
अब यहाँ पे आपको ये नहीं बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट को आपको कवर करना है। तो अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट की बात करता, एक बार ब्रेक इवन पॉइंट देख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, अब ब्रेक इवन पॉइंट में आप इन दोनों को वैल्यू को बराबर रखोगे तो आपको मिल जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 35,000। ठीक है, अब भले वो फिक्स कॉस्ट को हटाने की सोच रहा है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो अपने आप जनरेट होगी ना। जब आप कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे, वेरिएबल कॉस्ट बिना उसके वेरिएबल कॉस्ट के प्रोडक्ट बढ़ ही नहीं सकता, तो वेरिएबल कॉस्ट तो आएगी। खैर ब्रेक इवन पॉइंट जो होगा वो 7x इक्वल्स टू 35,000 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 5,000। तो x 5,000 प्रोडक्ट्स आप बेचोगे तब जाके आपका ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछता द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंपनी मस्ट सेल टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट, हमें सिर्फ फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है जितना मेरा खर्चा लगा है फिक्स कॉस्ट में, तो उसमें आप रेवेन्यू को बोलोगे कि भाई 10x मेरा रेवेन्यू था और मुझे 10, मैं सिर्फ फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर सोच रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट को नहीं, तो ये जो 10x है वो 35,000 को कवर करना चाहिए, यानी x जो होगा वो 3500 प्रोडक्ट्स में कवर हो जाएगा। तो ये जो 3500 है, अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट को कवर करना है विदाउट कंसिडरिंग द वेरिएबल कॉस्ट तो 3500। अगर आपसे ब्रेक इवन पॉइंट को निकालना है कि कहां से प्रॉफिट होना शुरू होगा, तो वो 5000 क्वांटिटी के बाद प्रॉफिट होना शुरू होगा। 3500 में सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा। क्या ये बात समझ में आई? दोनों चीजें समझना अपने लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले चीज पे, विच इज द मार्जिनल फंक्शंस। तो मार्जिनल फंक्शन दो तरीके के आपको मिलेंगे, मोस्टली दो तरीके के, ऐसे भी और भी होते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, ऐसे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट भी आप निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। अब मार्जिनल फंक्शंस में करना क्या, कुछ नहीं करना। दैट इट मार्जिनल फंक्शंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ ओरिजिनल फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन को हम कहते हैं मार्जिनल फंक्शन एंड दैट्स इट। ठीक है, बाकी मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो आपने पढ़ा था वैसे ही चलता रहेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन इज नोन एज द मार्जिनल फंक्शन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिनल फंक्शन जो होता है वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो इट्स अ टोटल कॉस्ट फंक्शन। अगर टोटल कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स, देन द मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, जस्ट आप अगर एक यूनिट प्रोडक्शन का बढ़ाओगे तो कॉस्ट कितना ऐसे इंक्रीज होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट यही है कि जस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ समथिंग, हाउ मच मोर कॉस्ट यू आर इनकरिंग, यही है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब बात समझ में आई बच्चों? और मार्जिनल कॉस्ट, नो दैट द मार्जिनल कॉस्ट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल आउटपुट, वन एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट। बस यही है मार्जिनल कॉस्ट। एक यूनिट प्रोड्यूस करने में एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट लग रही है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद आता है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। अब देखो, कॉस्ट फंक्शन निकाला, उसका डेरिवेटिव कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अब मार्जिनल एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करोगे, एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दोगे, आपको मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव से मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकलती है। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है मार्जिनल कॉस्ट में और द एवरेज कॉस्ट में। क्या है कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट जो होती है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज सेम एज सेइंग कि 1 अपॉन मार्जिनल कॉस्ट माइनस द एवरेज कॉस्ट। तो अगर आपको मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालना है तो ऑब्वियसली आप एवरेज कॉस्ट निकालोगे, फिर उसका डेरिवेटिव करोगे। दूसरा तरीका ये होता है, आपने मार्जिनल कॉस्ट निकाला, कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, उससे आपने एवरेज कॉस्ट को माइनस कर दिया और डिवाइड बाय एक्स कर दिया, तो आपको सेम मिलेगा एज द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। यहां पे देखो प्रूविंग करके पूरा दिखाया गया, आपको प्रूविंग नहीं करना, आपको सिर्फ ये समझना है। ठीक है ना? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। अब देखो, रेवेन्यू फंक्शन में मैंने एवरेज रेवेन्यू क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो प्राइस पर यूनिट होता है वो वही तो एवरेज रेवेन्यू है। एक यूनिट बेच के आपने जो पैसा कमाया है वही तो प्राइस पर यूनिट है। तो एवरेज रेवेन्यू में उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात है यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन इज नोन एज द मार्जिनल रेवेन्यू, और कुछ भी नहीं। और मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है, इट्स द अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू। अप्रोक्सीमेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, अप्रोक्सीमेशन निकलता है ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट। कितना रेवेन्यू हो रहा है, मान लो मैं आज 100 प्रोडक्ट्स बेच रहा था, मुझे एक प्रोडक्ट और बेचने पे कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ सकता है, यही मुझे मार्जिनल रेवेन्यू बताता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो,
it's pure in a purely competitive environment, price is determined by market and not by the producer, hence P remains constant. तो प्रोड्यूसर जब डिफाइन नहीं करता परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, अब ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लो इन प्योरली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेगा कि अगर ऐसा है तो मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू द एवरेज रेवेन्यू होता है। कहां पे, प्योरली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। क्या ये बात समझ में आई? ओके, एंड दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट नोट फॉर योर एमसीक्यूज। इन अ मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी, इधर कॉम्पिटिटिव था और यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी है, एफएक्स जनरली डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एक्स। जो आपका प्राइस फंक्शन है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे आपका प्राइस गिरता चला जाता है, यही तो लिखा है, एफएक्स जनरली डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एक्स। ये बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट है वो घटता चला जाता है। इसीलिए उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एवरेज रेवेन्यू से कम आता है। समझे? जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है एवरेज रेवेन्यू से कम आता है। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर एमसीक्यूज ओनली। ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इनको जरा सॉल्व करते हैं किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले आपको देखो कॉस्ट फंक्शन दिया है of x units of a commodity as this, you need to find the marginal cost function. marginal cost function क्या होता है? तो marginal cost function is nothing but the derivative of the cost function. यही मैंने आपको समझाया, it's the derivative of the cost function. अब dy by dx of this 1 by 3x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 2 लिख लिया, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। 3 आगे आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, प्लस 6x माइनस का 16। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। और अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकालूं, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, तो उसमें आपको cx को x से डिवाइड करना होता है। ये क्वेश्चन देने का लॉजिक ही था कि आप मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में कंफ्यूज ना हो। इसमें हम डेरिवेटिव निकालते हैं, उसमें सिर्फ x से डिवाइड करते हैं, तो x से अगर उसको डिवाइड करोगे आपको मिलेगा अभी भी 1/3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16 और प्लस 2 अपॉन एक्स। दिस इज द एवरेज कॉस्ट। डिफरेंस समझ में आया? ये दोनों क्या सेम दिख रहे हैं? नहीं। तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में ये डिफरेंस होता है, ये डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, डेरिवेटिव करके निकलता है और वो सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके निकलता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद आता है ये वाली चीज, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन बाय दिस, फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल्स टू 10। मतलब अगर 10 यूनिट है तो अगला यूनिट प्रोड्यूस होने में कितना खर्चा बनेगा, इतना ही निकालना है। तो एवरेज कॉस्ट निकालना तो आसान था। एवरेज कॉस्ट के लिए आपको कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड करना था, जो आप यहाँ पे कर लो के लिखोगे 2x माइनस 4 प्लस 5 अपॉन x, ये हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। उसके बाद सेकेंड पार्ट में बोला था द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल्स टू 10। और अगर इन दोनों के लिए बोला गया कि भाई एवरेज कॉस्ट निकालना है एट 10 यूनिट्स, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 इंटू 10 माइनस 4 प्लस 5/10। तो यहाँ से आ जाएगा 20 माइनस 4 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 16.5। ठीक है, 16.5 आ जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो डायरेक्टली, 4x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट ये आ गया, एंड मार्जिनल कॉस्ट फॉर 10 यूनिट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 माइनस 4, ये आ जाएगा 40 माइनस 4 विच इज 36। अब ये कैसे 36 आ रहा है, ये बात समझ में आई? एक और को प्रोड्यूस करने में ये खर्चा आएगा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो 10th प्रोडक्ट है, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? इट इज डेफिनेटली 10th प्रोडक्ट का कॉस्ट माइनस द 9th प्रोडक्ट का कॉस्ट। तो यहाँ पे आप 10 और 9 का रखोगे वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली सेम ही वैल्यू मिलती है। एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगी बट अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू मिलती है। ये भी आप एक बार चेक कर सकते हो, ये अनरिलेटेड टू दिस है। अगर आपने यहाँ पे 10 रखा तो आपको मिलेगा 2 इंटू 100 माइनस 4 इंटू 10 प्लस का 5, फिर माइनस साइन लगाया, यहाँ पे आपने रखा तो 2 इंटू 81 माइनस का 4 इंटू 9 और प्लस का 5, ये मिल रहा है। यहाँ से देखो ये आ जाएगा 200 माइनस का 40 प्लस का 5, माइनस 5 कट जाएगा, माइनस में 162 माइनस का प्लस का 36 मिल जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपको देखने को मिल रहा है। अब सोचो 200 में अगर आपने 162 माइनस कर दिया तो आपके पास बचेगा 38।
पॉजिटिव का, और इधर माइनस किया 40, देखो इससे माइनस किया 38 बचा, इसको इससे माइनस किया 38 पॉजिटिव, इधर आएगा -2 प्लस 36 अराउंड 34। तो हमारा एक्चुअल जो कॉस्ट आया एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में वो 34 आ रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग 36 आ रहा है, जो बहुत ही क्लोज में आता है। क्या ये बात समझ में आई? ये होता है मार्जिनल कॉस्ट का यूज। अगर आप 10 प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालो फिर 9 से माइनस करोगे तो ये दिक्कत बनती है, लेकिन ऐसे आप डायरेक्टली मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। वो आपको नहीं करना था, सिर्फ समझाने के लिए था, जिसको समझना है ठीक है, वरना कोई उसकी ऐसी जरूरत नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट डेरिवेटिव करके निकाला, एक्स की वैल्यू रखी, काम खत्म। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट वर्क करता है। So let's move on to the next thing, which is the average cost दिया है, हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। रिमेंबर, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे एवरेज कॉस्ट का तो आपको मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मिलता है, ना कि मार्जिनल कॉस्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कॉस्ट फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स, ये आपका एवरेज कॉस्ट होता है। तो क्यों ना कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए एक्स को आप एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस्ट फंक्शन विल बी 1/3 का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 16। दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। अब मुझे मार्जिनल कॉस्ट चाहिए तो इसी का डेरिवेटिव कर देते हैं, d/dx ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7। तो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। उसके बाद बोला है शो दैट द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय दिस रिलेशन। सो यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस एंड यहाँ वैल्यू रख के आपका आंसर आ जाएगा। उसके लिए मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं MAC। इसका ही डेरिवेटिव आपको करना था, तो d/dx ऑफ द एवरेज कॉस्ट आपको M ऑफ AC दे देगा। डेरिवेटिव करने से आपको मिलेगा 2/3x प्लस 3 माइनस 16/x²। डेरिवेटिव अच्छे से सीखा है तो इसको तुरंत कर देना होगा। अब ये आपको मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मिल गया। अभी आपने मार्जिनल कॉस्ट तो निकाला ही था, ये हमने रख लिया, और ये बोला है प्रूफ करने को x इंटू एम सी माइनस सी एक्स। तो x इंटू मार्जिनल कॉस्ट माइनस द कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो x इंटू द मार्जिनल कॉस्ट ये मिल जाएगा आपको x का क्यूब, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ खाली, x का क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस द कॉस्ट फंक्शन जो आपने ये निकाला था। तो कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा 1/3, ब्रैकेट लगा देता हूँ, x का क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 7x एंड प्लस का 16, ये मिल रहा है। और डिवाइड करना है आपको इसको x स्क्वायर से। तो देखो फर्दर सिंप्लीफाइंग, x क्यूब माइनस 1/3, तो 2/3 x का क्यूब मिल जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस का 7x प्लस का 7x गायब हो जाएगा, माइनस का 16 यहाँ पे रह के माइनस 16 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, विच इज सिमिलर। इसको एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 2/3x आया प्लस 3 आया और माइनस 16/x स्क्वायर आया, विच इज इक्वल्स टू मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। तो आपको ये जो प्रूफ करना था आपने प्रूफ भी कर दिया, सिर्फ वैल्यूज रख के प्रूफ करना था, एंड दिस इज डन। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे बोला गया है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। अब देखो यहाँ पे नोटिस किया, कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमा का नहीं है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ कॉस्ट फंक्शन वो निकालना सिखा रहे हैं। ये जो मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाऊंगा उसी के साथ मैं मैक्सिमम प्रॉफिट करना भी सिखाऊंगा, एवरेज रेवेन्यू को मिनिमाइज कैसे करना है, किस वैल्यू पे, सॉरी रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कैसे करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करना है, हर एक चीज हम मैक्सिमा मिनिमा में ही सीखेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा का वीडियो बड़ा बेहतरीन बनने वाला है, उसके लिए आप वेट करो। अभी कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन को बस समझो। यहाँ पे आपको रेवेन्यू फंक्शन दिया है, आपको एवरेज रेवेन्यू निकालना है। तो एवरेज रेवेन्यू के लिए आपको रेवेन्यू फंक्शन को सिर्फ x से डिवाइड करना होता है। तो 300x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 5 डिवाइडेड बाय x करोगे तो आपको मिल जाएगा 300 माइनस x by 5. This is the average revenue, the marginal revenue. अब marginal revenue के लिए क्या करना है? इसका डेरिवेटिव d/dx of the revenue function. इसका डेरिवेटिव जब आप निकालोगे आपको मिलेगा 300 minus 2x by 5. This is the marginal revenue and the total revenue when marginal revenue is 0.
ओके, मार्जिनल रेवेन्यू 0, मतलब इसको आपको 0 से इक्वेट करने x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे तीसरे पार्ट में आपको क्या करना है कि व्हेन MR इज इक्वल टू 0, ठीक है, व्हेन MR इज इक्वल टू 0 यानी कि 300 माइनस 2x बाय 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 300 इज इक्वल्स टू 2x बाय 5, ये सिंप्लीफाई होके 150 आएगा, x को मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आ जाएगा, 750। तो 750 यूनिट्स पे आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। फॉर 750 यूनिट्स यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू। तो R ऑफ 750 इज योर क्वेश्चन। तो इनडायरेक्टली इन्होंने बोला टोटल रेवेन्यू निकालो जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 है। अब मार्जिनल रेवेन्यू को 0 कैसे करना पड़ेगा, 0 के इक्वल रख दो भाई। R 750 निकालना है, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है 300 इंटू 750 माइनस में 750 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे कैलकुलेशन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये आ जाएगा 225 बिकॉज 75 इंटू 3 225 होता है, और जितने भी जीरो लगा दो 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, माइनस में 750 का स्क्वायर करना है। अब देखो 75 का स्क्वायर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। 75 का स्क्वायर होता है 785625, ठीक है। 75 का स्क्वायर होता है, एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी 75 इंटू 75 करने की। जब भी आपको ऐसे दिया रहे एनी नंबर एंडिंग विथ 5 का स्क्वायर, लास्ट में 25 लिखना है और इधर आपको इस नंबर को उठाना है और इसके जस्ट बाद वाले नंबर को उठा के मल्टीप्लाई करना है। तो 7 8 56 5625 आ जाएगा। तो 5625, और क्योंकि जीरो था तो 2 जीरो आप एक्स्ट्रा लगाओगे और डिवाइड बाय 5 करोगे। तो कैलकुलेशन इस तरीके से कर लो, ज्यादा बेहतरीन है। तो 1 1 12 बचा विच इज 2, 25 बचा विच इज 500। तो एग्जैक्टली ये इसका आधा है, तो ये हो जाएगा 112500, ठीक है। 1,12,500 रुपए इज योर टोटल रेवेन्यू फॉर 750 यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब अभी तक समझ में आएगा। मैंने कोई भी मैक्सिमाइजिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन नहीं कराया, उसको हम मैक्सिमम मिनिमम में कहीं कवर करेंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। अब यहाँ पे बोला गया है कि इट रिप्रेजेंट्स अ डिमांड फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट वेयर P इज द प्राइस पर यूनिट एंड Q आर द यूनिट सोल्ड। तो इंस्टेड ऑफ X हम Q को ले रहे हैं क्वांटिटी और द यूनिट सोल्ड। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो उसके लिए आपको टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालना है। तो रेवेन्यू फंक्शन को अगर आपने ध्यान से समझा है तभी क्वेश्चन को कर पाओगे। तो रेवेन्यू होता है प्राइस पर यूनिट टाइम्स नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे क्यू है और प्राइस पी है। तो आप रेवेन्यू फंक्शन को जो लिखोगे वो आप लिखोगे पी क्यू। अब पी की वैल्यू हमें दी है क्यू के टर्म्स में, तो रेवेन्यू फंक्शन विल बी 100 अपॉन क्यू प्लस 2 माइनस में 4 इंटू क्यू। दिस इज द रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन बनाना सबसे पहले सबसे जरूरी था, जिसमें दिक्कत आती है। अब चाहो तो इसको तुम सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेके, या जैसे करना है वैसे करो। नहीं भी लोगे एलसीएम कोई इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। इधर आ जाएगा 100 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू प्लस 2 माइनस में 4 क्यू, क्योंकि ये अलग था तो हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड, हमें चाहिए डी आर अपॉन डी क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स के रिस्पेक्ट में होता है। तो जब आप इसको क्यू के रिस्पेक्ट में करोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच इज क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये लॉजिक समझ में आया क्यों आया क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर? क्वेश्चन 2 लगा रहे हैं एन अपॉन डी, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लेंगे क्यू प्लस 2 और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 100 बचेगा। माइनस साइन लगा के न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दोगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो जो 1 ही, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 प्लस 0 1 ही बचेगा, तो छोड़ दो उसको। और माइनस में 4, क्योंकि क्यू के रिस्पेक्ट में करके 4 क्यू का डिफरेंशिएशन 4 ही आएगा। फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से आपको मिल जाएगा 100 क्यू प्लस 200 माइनस 100 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 4, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। द फाइनल वैल्यू विल बी 200 डिवाइडेड बाय क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 4।
दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं और यही आपका फाइनल आंसर है। क्या ये बात समझ में आई? तो कभी कभी x के अलावा अगर कोई वेरिएबल आ जाए तो परेशान नहीं होना, सही से बस उसको देख के समझ के सॉल्व करना। सो आई होप ये वाली चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्या होता है रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, हर एक चीज के बारे में हमने बात करी, ब्रेक इवन पॉइंट्स के बारे में भी बात करी। अब बचा हुआ है इस पे इंक्रीजिंग, कहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। तो हमने दो टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, रेट ऑफ चेंज एंड ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन। अब बचा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, उसको भी अपकमिंग डेज में हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी एंड हर एक बात को समझ पाए होगे। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, इसका भी आपको सोल्यूशन चाहिए, तो भाई नीचे जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट्स में भी पिन लिंक मिल जाएगी, जाके आप ऐप डाउनलोड करिए, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए बुक का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बच्चों, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।